नमस्कार। कभी फिल्मों में देखकर सोचा है कि पुलिस कभी कभी फौरन गिरफ्तार कर लेती है और कभी वारंट का इंतजार करती है, या कुछ केस में जमानत इतनी आसानी से मिल जाती है और कुछ में बिल्कुल नहीं। असल में ये सब कुछ कुछ खास कानूनी शब्दों का खेल है। तो चलिए आज इसी खेल को समझते हैं और क्रिमिनल लॉ के सबसे जरूरी शब्दों को ऐसे जानेंगे कि फिर कभी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जांच और अन्वेषण, इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी। सुनने में तो एक जैसे ही लगते हैं, है ना? लेकिन कानून की दुनिया में इनके बीच जमीन आसमान का फर्क है। ये फर्क किसी केस को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। ये सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण है। चलिए इन सभी जरूरी शब्दों के रहस्य को खोलते हैं। देखिए, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। ये शब्द पूरी लीगल मशीनरी के, आप कह सकते हैं, पुर्जे हैं। अगर एक भी पुर्जे की समझ गलत हुई तो पूरा केस पटरी से उतर सकता है। तो इन औजारों को समझकर हम ये जान पाएंगे कि हमारा जस्टिस सिस्टम असल में काम कैसे करता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो किसी भी क्रिमिनल केस की कहानी कहां से शुरू होती है? एक अपराध से। ये वो पहली चिंगारी है। लेकिन जाहिर है कानून की नजर में हर चिंगारी एक जैसी नहीं होती। कुछ छोटी मोटी होती हैं और कुछ ऐसी जो जंगल में आग लगा दें। तो आइए समझते हैं कि कानून इन अपराधों को कैसे देखता है और कैसे अलग अलग बांटता है। तो आखिर ये अपराध है क्या? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस की धारा 21H कहती है कि अपराध का मतलब सिर्फ कुछ गलत करना ही नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा ना करना भी अपराध हो सकता है जो कानूनन आपको करना चाहिए था। जैसे चोरी करना तो अपराध है ही, ये हुआ कुछ करना। लेकिन मान लीजिए आपकी आंखों के सामने कोई बहुत बड़ा जुर्म हो रहा है और आप जानबूझकर पुलिस को नहीं बताते, तो ये कुछ ना करना भी अपराध बन सकता है। ये बहुत जरूरी फर्क है। अच्छा, तो क्या हर अपराध एक बराबर है? मतलब एक ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना और बैंक लूटना, क्या कानून की नज़र में ये एक ही बात है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कानून अपराधों को उनकी सीरियसनेस के हिसाब से बांटता है और इसी बंटवारे से तय होता है कि पुलिस के हाथ में कितनी पावर होगी। और यहीं पे सीन में आते हैं दो बहुत ज़रूरी शब्द, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, कॉग्निजेबल मतलब संज्ञेय अपराध। ये बहुत गंभीर होते हैं, जैसे मर्डर, किडनैपिंग। बीएनएसएस की धारा 216 के मुताबिक ऐसे मामलों में पुलिस को पूरी पावर है। वो बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ है नॉन कॉग्निजेबल या असंज्ञेय अपराध। ये कम गंभीर होते हैं। जैसा कि धारा 2A में है, इन मामलों में पुलिस के हाथ बंधे होते हैं। उन्हें एक्शन लेने से पहले मैजिस्ट्रेट से इजाजत लेनी पड़ती है। सीधी सी बात है, अपराध जितना सीरियस, पुलिस उतनी पावरफुल। तो अपराध की सीरियसनेस सिर्फ पुलिस की पावर ही तय नहीं करती, ये भी तय करती है कि जिस पर इल्जाम लगा है उसे जमानत मिलेगी या नहीं। मतलब वो ट्रायल के दौरान जेल में रहेगा या बाहर। और यहीं पर आते हैं हमारे अगले दो शब्द, बेलेबल और नॉन बेलेबल। अब ये टेबल बहुत कुछ साफ कर देगी। एक तरफ है बेलेबल यानी जमानती अपराध। ये कम गंभीर होते हैं। बीएनएसएस की धारा 21G और 478 के हिसाब से इनमें जमानत मिलना आपका हक है, इट्स योर राइट। कोर्ट को कुछ शर्तों के साथ जमानत देनी ही पड़ती है। लेकिन दूसरी तरफ है नॉन बेलेबल यानी गैर जमानती अपराध। ये सीरियस क्राइम्स होते हैं और यहां जैसा कि धारा 479 और 480 में बताया गया है, जमानत मिलना आपका हक नहीं है। ये पूरी तरह से कोर्ट के विवेक पर, मतलब कोर्ट की समझ पर निर्भर करता है। कोर्ट केस की सारी बातें देखकर फैसला करती है कि जमानत दी जाए या नहीं। ठीक है, तो अपराध हो गया। अब आगे क्या? मतलब कानूनी चक्का घूमना शुरू कैसे होता है? इसके लिए दो मेन रास्ते हैं। एक है कंप्लेंट और दूसरा है इन्फॉर्मेशन। चलिए इन दोनों को समझते हैं। मान लीजिए किसी के साथ कुछ गलत हुआ। अब उसके पास दो ऑप्शन हैं। पहला, वो सीधा कोर्ट जाए और मजिस्ट्रेट को अपनी बात बताए। इसे कहते हैं कंप्लेंट या परिवाद, जैसा बीएनएस की धारा 21J में दिया गया है। दूसरा ऑप्शन, वो पुलिस स्टेशन जाए और वहां बताए कि क्या हुआ है। इसे कहते हैं इन्फॉर्मेशन या सूचना। अब अगर ये सूचना किसी कॉग्निजेबल यानी गंभीर अपराध के बारे में है, तो पुलिस धारा 173 के तहत फौरन एफआईआर दर्ज करेगी और अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देगी। तो सिंपल सा फंडा है, कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के लिए, इन्फॉर्मेशन पुलिस के लिए। तो केस तो शुरू हो गया, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम सीधे कोर्टरूम में पहुंच गए। नहीं, ट्रायल तक का सफर काफी लंबा होता है और इसमें कई स्टेजेस आते हैं। ये स्टेजेस एक फिल्टर की तरह काम करते हैं ताकि सिर्फ वही केस ट्रायल तक पहुंचे जिनमें दम हो। चलिए इस सफर पर एक नजर डालते हैं। ये देखिए, ये है ट्रायल तक पहुंचने का पूरा रोड मैप। सबसे पहला कदम
इन्वेस्टिगेशन यानी अन्वेषण, ये पुलिस का काम है सबूत जुटाना। इसके बाद आता है इंक्वायरी यानी जांच। ये मैजिस्ट्रेट करते हैं ये देखने के लिए कि सबूतों में दम है या नहीं। अगर है तो तीसरा कदम चार्ज यानी आरोप तय करना। कोर्ट आरोपी को बताता है कि उस पर क्या इल्जाम है। और फिर आखिर में शुरू होता है ट्रायल यानी विचारण, असली कोर्टरूम ड्रामा। अब हम आ गए हैं इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर। इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी में क्या फर्क है, इसको समझना मतलब आधा क्रिमिनल प्रोसीजर समझना। देखिए, बीएनएसएस की धारा 2(1)(ठ) के तहत इन्वेस्टिगेशन यानी अन्वेषण ये पुलिस का काम है। सबूत इकट्ठा करना, गवाहों से पूछताछ करना, ये एक नॉन जुडिशियल प्रोसेस है। दूसरी तरफ है इंक्वायरी यानी जांच, जो धारा 2(1)(ट) में है। ये मैजिस्ट्रेट या कोर्ट का काम है। वो पुलिस के लाए सबूतों को देखते हैं और ये तय करते हैं कि क्या केस में इतना दम है कि ट्रायल चलाया जाए। ये एक जुडिशियल प्रोसेस है। तो एक लाइन में याद रखिए, इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है सबूत जुटाने के लिए, इंक्वायरी कोर्ट करती है सबूतों को परखने के लिए। अच्छा, एक और कंफ्यूजन होता है ऑफेंस और चार्ज के बीच। ये दोनों क्या हैं? बहुत सिंपल है। ऑफेंस यानी अपराध, वो असली घटना है जो हुई, जैसे किसी ने चोरी की, ये है ऑफेंस। और चार्ज यानी आरोप, वो ऑफिशियल पेपर है जो कोर्ट तैयार करता है। उस पर साफ साफ लिखा होता है कि तुम पर इस तारीख को चोरी करने का आरोप है। तो ऑफेंस वो है जो असल में हुआ और चार्ज वो है जिसके लिए कोर्ट में मुकदमा चलेगा। चलिए अब सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। ट्रायल खत्म होने वाला है, तो फैसला क्या होगा? और अगर किसी को लगे कि जज साहब से कोई गलती हो गई, तब क्या? देखते हैं कि केस का अंत कैसे होता है और सिस्टम में क्या सेफ्टी चेक्स हैं। देखिए, बरी होने के भी दो अलग अलग तरीके हैं और दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। पहला है डिस्चार्ज यानी उन्मोचन। ये तब होता है जब ट्रायल शुरू होने से ठीक पहले चार्ज लगाने के स्टेज पर जज को लगता है कि केस में दम ही नहीं है, सबूत काफी नहीं है, तो वो आरोपी को डिस्चार्ज कर देते हैं। मतलब आप फ्री तो हैं, पर अगर बाद में नए सबूत मिल गए तो केस दोबारा खुल सकता है। लेकिन दूसरा है एक्विटल यानी दोष मुक्ति। ये बहुत पावरफुल है। इसका मतलब है कि पूरा ट्रायल चला और आखिर में कोर्ट ने आपको बाइज्जत बरी कर दिया, ये कहकर कि आप बेगुनाह हैं। इसके बाद उसी अपराध के लिए आप पर दोबारा कभी केस नहीं चल सकता। तो एक तरह से डिस्चार्ज एक टेम्परेरी राहत है और एक्विटल एक परमानेंट जीत। लेकिन क्या हो अगर निचली अदालत से ही कोई गलती हो जाए? क्या इसका कोई उपाय है? जी हां, हमारे लीगल सिस्टम में इसके लिए सेफ्टी वाल्व्स हैं। हायर कोर्ट्स के पास ये पावर है कि वो निचली अदालतों के फैसलों को जांच सकें। इसके भी दो मेन तरीके हैं। चलिए इसको भी एकदम सिंपल रखते हैं। पहला है रेफरेंस या निर्देश। ये तब होता है जब निचली अदालत का जज खुद किसी कानूनी सवाल पर कंफ्यूज हो जाए, तो वो केस को रोककर हाई कोर्ट से पूछता है कि सर, इस लॉ पॉइंट पर आपकी क्या राय है। केस अभी चल ही रहा होता है। दूसरा है रिवीजन या पुनरीक्षण। ये तब होता है जब केस का फैसला आ चुका है और हाई कोर्ट को लगता है कि निचली अदालत ने कोई बड़ी कानूनी गलती कर दी है जिससे नाइंसाफी हुई है। तो हाई कोर्ट खुद या किसी की अर्जी पर उस फैसले को जांचता है और गलती को सुधारता है। तो रेफरेंस में मदद मांगी जा रही है और रिवीजन में गलती सुधारी जा रही है। तो हमने इतने सारे टेक्निकल शब्दों की बात की, पर सवाल ये है कि आखिर ये सब इतना जरूरी क्यों है? इन छोटे छोटे अंतरों से क्या फर्क पड़ता है? चलिए अब पूरी तस्वीर को एक साथ देखते हैं। आप देखिए, ये हर एक शब्द एक डोमिनो की तरह है। एक गिरता है तो दूसरा भी गिरता है। अपराध कॉग्निजेबल है या नहीं, इससे तय होगा कि पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है या नहीं। वो बेलेबल है या नहीं, इससे तय होगा कि आप जेल में रहेंगे या बाहर। इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी के बीच का फर्क ये तय करेगा कि केस ट्रायल तक पहुंचेगा भी या नहीं। और आखिर में डिस्चार्ज और एक्विटल का फर्क किसी के पूरे भविष्य का फैसला कर सकता है। तो ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये किसी की आज़ादी और इंसाफ के बीच खींची गई बारीक लकीरें हैं। तो आखिर में बस एक सवाल, जब एक एक शब्द का मतलब जेल के दरवाजे खुलने या बंद होने का फैसला कर सकता है, तो क्या कानून की भाषा में ये प्रिसिशन, ये सटीकता सिर्फ एक किताबी बात है या फिर यही इंसाफ की असली आत्मा है? इस पर जरूर सोचिएगा। जुड़ने के लिए शुक्रिया।